हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये सदियों से ये प्रश्न खोजा जा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों हजारों साल से इसको ढूंढते आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने आप को समझ सकें कि मैं कौन हूँ। हमने जब अच्छे स्वास्थ्य की बात की थी तब हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ फिर से रिपीट करेंगे जिससे कि आपके वो स्मृति में दोबारा से आ जाएं और आगे समझने में बहुत आसानी रहेगी। हमने ये कहा था कि शरीर का जो अनुभव है वो फंक्शनल जो अनुभव है और आत्मा का अनुभव है वो भी फंक्शनल अनुभव है। तो हमने देखा था कि शरीर को हम 3 डायमेंशन में अनुभव करते हैं। पहला जो डायमेंशन है वो है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं और एक्शन ऑर्गन्स हैं, यानी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों के कर्मों को अलग अलग अनुभव करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि शरीर का कोई भी डायरेक्ट अनुभव नहीं है, ये फंक्शनल एक्सपीरियंस है, यानी कर्म विभाग के आधार से हम शरीर को अनुभव कर रहे हैं। दूसरा डायमेंशन हमने देखा था फिजिकल अपीयरेंस, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं हेल्दी हूँ। अब अगर हम अपने आप को जब कुछ हमको ठीक नहीं लगता है, जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, अगर हमारे लगा कि दांत वाँत टूटे हुए हैं तो हम डेंटिस्ट के पास जाके उसको हम ठीक कराते हैं। मतलब ये फिजिकल अपीयरेंस भी एक तरह का शरीर का ही अनुभव है। जो तीसरा डायमेंशन है, हमने इस जन्म में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर ली हैं, यानी मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, लॉयर बन गया, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं जो हूँ सीईओ हूँ, तो ये भी एक तरह का अनुभव है। इसमें क्या होता है, पढ़ाई के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा हमें उस क्षेत्र में हमारा सोच और बोल और कर्म कैसा होना चाहिए ये हम सीख जाते हैं। इसलिए ये हमने इसको बोला ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आत्मा के बारे में हम देखें तो पहला डायमेंशन मन बुद्धि संस्कार है ना। मन बुद्धि संस्कार का कर्म क्या है या आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। हमको शरीर के बारे तो मालूम है, हाथ पैर आँख नाक कान कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इनको समझ करके, इनके इंटरेक्शन को समझ करके हमको आत्मा का पहला डायमेंशनल जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो हमको समझ में आएगा। दूसरा डायमेंशन है हमारी जो खूबसूरती है, आत्मा की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, उसको समझना। उसको जो समझेंगे वो सेल्फ रेस्पेक्ट है। मैं लवफुल हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ, ये ओरिजिनल स्टेट को समझना, ये सेकंड डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन कि मेरा सोच और बोल कर्म कैसा हो, ये हमको कभी किसी ने सिखाया नहीं। इसको सीखने के लिए ही राजयोग का प्रोसेस है, जिससे कि हम अपनी जो अवस्था है, ओरिजिनल स्टेट, नेचुरल स्टेट है, उसमें हम सदा रह सकें। हम यहाँ पर शरीर की एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने के लिए आत्मा के साथ कंपेयर करते हैं कि राजयोग जो है हमको सिस्टमेटिक प्रोसीजर बताएगा, जिससे कि हम ये सीख सकें कि मुझे कैसे सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और कैसे कार्य करने चाहिए, जिससे कि मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट जो लवफुल है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, उसमें मैं रह सकूं। इन तीनों डायमेंशन को हमने फिर से एक बार यहाँ पे समरी के लिए रखा है, जिससे कि हम समझ सकें कि ये कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों का अनुभव है, ये मन बुद्धि संस्कार का अनुभव है, ये आत्मा, ये शरीर की खूबसूरती का अनुभव है, ये आत्मा की खूबसूरती का अनुभव है, जिसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं, और ये है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का अनुभव है। और यहाँ पे जो राजयोग से जो हमको अपने आप को डेवलप करना है, स्पिरिचुअल प्राइड, यानी हमारे सोच और बोल कर्म कैसे हों, जिससे कि हम इस अवस्था में, इस स्टेट में सदा रह सकें। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं।
हमने ये देखा था कि शरीर को ब्रेन कंट्रोल करता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्रेन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब ब्रेन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उसके लिए मन को शांत और शीतल रखना बहुत ज़रूरी है। और मन को शांत और शीतल रखने का ही प्रयास हम राजयोग में सीखते हैं, और वही जो है जीवन जीने की कला है। हमने शरीर के कर्म इंद्रियों को तो जाना, ज्ञान इंद्रियों को जाना, मन को हम जो है देखते हैं, या तो हम जैसे पिक्चर हॉल में स्क्रीन होता है वो समझ सकते हैं, मन को नौकर भी कुछ समझ लेते हैं, मन को बैटल ग्राउंड भी समझ लेते हैं, मन को कोई कुरुक्षेत्र भी बोल देते हैं जहाँ लड़ाई होती है। और बुद्धि जो है डिसाइडर है, निर्णय लेने वाली शक्ति है, और रिजॉल्व जो है इन्फ्लुएंसर हैं, जो हम आगे देखेंगे कि ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनका मॉडल कैसा है। हमें इसके बारे में तो सब मालूम है, हमको जितना बचपन से सिखाया गया अनुभव के आधार से हम सब सीखते जाते हैं, लेकिन इस बारे में हम इसको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमने पहले ही जान लिया था कि शरीर का भी डायरेक्ट अनुभव नहीं है, सोल का भी डायरेक्ट अनुभव नहीं है, दोनों के कर्म विभाग के आधार से हम अनुभव करते हैं। शरीर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो एविडेंट हैं, वो फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन जो आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार यानी माइंड इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम इन एक्टिविटीज को समझ जाएं, उसको ध्यान देने लगें, वो हमें समझ में आने लगें, वही तो हमारा खुद का अनुभव है। ये तो हमने आपको बताया, इसकी आवश्यकता नहीं है ज़्यादा समझाने के लिए। जब से जन्म लेते हैं तब से हम सीखते चले आते हैं। अब आते हैं कि हमारा मन बुद्धि संस्कार ये कैसे काम कर रहे हैं और इंटरफेस आत्मा और शरीर का कैसे काम कर रहा है, इसको हम आगे ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पे उन लोगों के लिए कंपैरेटिव लेयर बना के दी है जो कंप्यूटर्स समझते हैं। कंप्यूटर्स में भी लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, जैसे कंप्यूटर्स में जो है डिवाइसेस हैं, इनको ब्रेन डिवाइस कंट्रोलर कंट्रोल करता है। ये डिवाइसेस हैं, ऐसे शरीर में हाथ पैर आँख नाक कान कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनको ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सब स्टोर रहता है, जो कुछ हमने किया है, जो कुछ भरा हुआ है ना। ऐसे ही यहाँ पे रिजॉल्व्स हैं जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। मेन मेमोरी को हम मन से कंपेयर कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे बुद्धि से यानी इंटेलेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। और जो सीपीयू है, जो यूज़र है इन सब का, वो मी यानी मैं हूँ, मैं ये हूँ। इसको अगर थोड़ी देर आपको समझना है, देखना है, तो वीडियो यहाँ स्टॉप करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे मॉडल को प्रेजेंट करते हैं कि ये इंटरेक्शन कैसे चल रहा है, फिर हम देखेंगे इसका आगे हम कैसे और डीपली यानी क्लैरिटी के साथ इस इंटरेक्शन को समझें। ये तो शरीर हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अब होता क्या है, हमारे वर्ल्ड जो है, दुनिया से इनपुट जाता है हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, शरीर में गया। अब ये जो है रिजॉल्व्स को ट्रिगर करता है। अच्छा, रिजॉल्व जो है मन में संकल्प भेज देता है तुरंत, और मन में जो कुछ आया वो शरीर के ऊपर प्रभाव डाल देता है। रिजॉल्व जो है बुद्धि को भी प्रभाव डालता है, ट्रिगर करता है, और फिर बुद्धि जो है फिर निर्णय लेती है, निर्णय लेने काम करती है। फिर जब हम कर्म करते हैं, उसका असर हम दुनिया में परिवर्तन करते हैं, और हमारे संस्कार में भी उसके इम्प्रिंट रह जाते हैं। इस तरह से ये मॉडल काम करता है। ठीक है, अब हम आगे इसमें देखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो हम उससे इस दुनिया को परिवर्तन कर रहे हैं और अपने संस्कारों में भी कुछ इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और ये इस तरह से चलता रहता है। अब आगे हम एक एक पेयर वाइज हम इसको देखेंगे।
बॉडी वर्सेस माइंड। हमारे मन में जो कुछ आता है उसका असर सीधे शरीर पे आ जाता है, बड़े क्लोजली लिंक हैं। इसलिए लोग प्रायः मान लेते हैं कि मन जो है शरीर का हिस्सा है, हालांकि मन स्क्रीन है। जो कुछ पिक्चर बना, जो कुछ विचार आए, उसका असर सीधे शरीर पे आता है, क्योंकि वो ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और केमिकल क्रिएशन होती है। इस तरह से माइंड और बॉडी जो है बहुत क्लोजली लिंक हैं, लेकिन दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। हम इस बात को इस तरह से भी समझते हैं कि मैं कुछ भी चीज़ पास्ट की अच्छी या बुरी सोच सकता हूं, तो ये कंट्रोल मेरे पास है ना। तो माइंड बॉडी से अलग है। जब मैं सोचता हूं, जो विचार करता हूं, अच्छा सोचता हूं, उसकी हमारे फीलिंग्स के आधार से हमारे अंदर इमोशंस शरीर में क्रिएट हो जाते हैं। बॉडी में जो है चेंजेस आने लगते हैं, यानी चंचलता आ जाती है, किसी तरह की भी, शरीर की, जो है हाथ पैरों की, या कुछ भी जो मन में चलता। अच्छा लगता है तो बड़े खुश होंगे, बुरा लगता है हम शायद रोने लगें। तो ये माइंड बॉडी से अलग है। ये इस बात को हम इस एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। अब आते हैं माइंड वर्सेस रिजॉल्व। अब हमने देखा था कि जब जैसे ही कोई इनपुट कर्म ज्ञानेंद्रियों से अंदर आता है तो वो संस्कार को ट्रिगर करता है और संस्कार से निकल के जो है माइंड में चित्र बन जाता है। इसलिए हमने बताया था ये जो माइंड जो है एक स्क्रीन की तरह है। यहाँ एक पिक्चर भी दिखाया, मैं जो हूँ मन को देख रहा हूँ, मन जो है मेरा स्क्रीन की तरह है, उसमें क्या पिक्चर बन रही है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम संस्कारों को सीधे जाके अंदर जाके हम नहीं देख सकते। हम अपने संस्कार जो नेचर है उसको तभी समझ सकते हैं जब वो मन के ऊपर आते हैं, जब पिक्चर बनती है। इसलिए हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि हम जो है इतने डिस्टर्ब हैं या इतने बेकार के संकल्प आ रहे हैं, वेस्ट आ रहा है, इसको नहीं सोचना है। इससे हमें सिर्फ इतना ही ज्ञान मिल रहा है कि मेरे संस्कार कैसे हैं। मेरे संस्कार जब मन पर आते हैं तभी मुझे पता पड़ता है। ये इस बात का यहाँ पे इनका लिंक है, माइंड वर्सेस रिजॉल्व। और जो कुछ मन में आता है फिर वो शरीर पे उसका असर मालूम पड़ता है। वेरी क्लोज लिंक है। माइंड के ऊपर जो संस्कारों का असर है, रिजॉल्व का असर, इम्पैक्ट है, हम उसको एक और चीज से समझ सकते हैं। हमने संस्कार को गोडाउन समझ लिया है। अगर हमारा गोडाउन बहुत अनऑर्गेनाइज है, मेस है, तो क्या होगा? बहुत वेस्ट, अनरिलेटेड विचार मन में आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि हम जो है कंफ्यूज होंगे। तो अगर हमारे मन में अनकंट्रोल्ड थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो संस्कार है, जो हमारा गोडाउन है, वो अनऑर्गेनाइज है, इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज। तो इसके ऊपर हमें काम करना है, लेकिन परेशान नहीं होना है, कंफ्यूजन में भी नहीं आना है, उसको आने देना है। लेकिन उसको ध्यान रखना है कि हाँ, ये चीजें मेरे को ठीक करनी हैं। अगर मेरा गोडाउन वेल ऑर्गेनाइज है तो क्लैरिटी होगी और हमको हर चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और फ्यू थॉट्स हैं, जो काम के थॉट्स आ रहे हैं, काम के विचार हैं, बेकार के कुछ भी नहीं आ रहे हैं, वो बताएगा। उससे हमें पता चलेगा कि मेरे संस्कार वेल ऑर्गेनाइज हैं। यानी संस्कारों का जो प्रवाह मन के ऊपर जो चित्र बनता है प्रवाह के कारण, उससे मुझे संस्कार की दशा यानी स्टेट ऑफ रिजॉल्व मुझे पता पड़ेगी। रिजॉल्व वर्सेस इंटेलेक्ट, यानी संस्कार और बुद्धि का संबंध। हमारे ज्ञान इंद्रियों से इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और उससे संस्कार से मन में बहुत सारे विचार आ गए और संस्कार ने बुद्धि को भी दबा दिया। यानी संस्कार ने बुद्धि को, जो उसका राइट है डिसीजन लेना, निर्णय लेने की शक्ति हट गई। तो जिसके निर्णय लेने की शक्ति हट गई वो क्या होगा? वो स्लेव होगा। इसलिए हमने यहाँ पे स्लेव दिखाया है ना। तो मार पड़ती है ना। स्लेव हाथ पैर बंधे हुए हैं, निस्सहाय हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें? तो ये जो है हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण है।
जब बुद्धि की निर्णय लेने की शक्ति संस्कार धारण कर लेता है, और संस्कार जब धारण करता है, ये कैसे पता पड़ेगा? जब भी हम रिएक्टिव होते हैं, कोई इंसिडेंट हुई, कोई इवेंट हुई और हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो संस्कार का बुद्धि के ऊपर दबाव हो गया, यानी बुद्धि गुलाम हो गई, बुद्धि जो है स्लेव हो गई, और ऐसा व्यक्ति कभी सुख यानी खुश नहीं रह सकता, न सुखी रह सकता न खुशी रह सकता, वो दुख भोगता है। अब इसी तरह से अगर बुद्धि का शासन ज्ञानेंद्रियों पे बराबर चल रहा है, उसके कंट्रोल में है, तो जो है उसको मतलब एक तरह से वो राजा की तरह है जो अपने कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति खुश रहता है। तो खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम बुद्धि का राज अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर करें। अब आते हैं इंटेलेक्ट वर्सेस माइंड, बुद्धि और मन। अब देखिए, हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो निर्णय भी विचार चल रहे हैं ना। मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, मैं वैसा करूंगा तो ये होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये भी तो विचार है ना। तो मन जो है हमारा उस टाइम में व्हाइट बोर्ड बन जाता है और बुद्धि उसके ऊपर संकल्प लिखती है और निर्णय लेती है। अब यही अगर व्हाइट बोर्ड जो है या स्क्रीन जो है फुल ऑफ ऑलवेज थॉट्स, कहीं जगह नहीं है, तो ऐसे टाइम में बुद्धि निर्णय नहीं ले सकती। उसको काम करने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और एक और चीज हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, जब बुद्धि दृढ़ता के साथ जो निर्णय लेती है वही विल पावर है। तो विल पावर क्या है? जो बुद्धि निर्णय ले रही है पूरी दृढ़ता के साथ, वही विल पावर है। अब यहां पे हम फिर से देखते हैं बॉडी और सोल का रिएक्शन। ये हमने देखा कैसे चल रहा है। दुनिया से इंफॉर्मेशन आई अंदर, संस्कार में गए, संस्कार इन्वोक हुए, वो संस्कार इन्वोक होके मन में गए, मन का असर शरीर पे आया, तुरंत ही आ जाता है वो। फिर रिजॉल्व बुद्धि को भी ट्रिगर करता है, रिएक्शन करवाता है या कुछ करवाता है। फिर बुद्धि मन के ऊपर बैठ के निर्णय लेती है जो कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। फिर जो कर्म करते हैं उससे हमारा मतलब ये दुनिया में परिवर्तन होता है, और जो कर्म करते हैं वो संस्कार में भी इम्प्रिंट चला जाता है। तो ये मॉडल है और ये फंक्शनल मॉडल है। इसको समझ करके हम मन बुद्धि संस्कार यानी माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व के फंक्शंस को हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और करते हैं। अब आते हैं दूसरे डायमेंशन पे। दूसरे डायमेंशन हमने बोला कि फिजिकल अपीयरेंस, ये शरीर का फिजिकल अपीयरेंस तो ये रहा। जैसे सारे पिक्चर दिखा दी, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई गंदा है, कोई ऐसा है, ऐसा। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन्स, उनके फिजिकल अपीयरेंस का जो असर हमारे ऊपर आता है वो सेकंड डायमेंशन है। अब यहाँ पे आत्मा के लिए क्या है? ओरिजिनल नेचर। अब ये ओरिजिनल नेचर क्या है, इसको हम समझेंगे, और इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर ही पहला लॉ हम आपको समझाएंगे कि लॉ ऑफ इटर्नल सोल। आत्मा बहुत खूबसूरत है, उसके लिए हमने यहाँ 6 पॉइंट बताए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इन 6 पॉइंट के आधार से आत्मा के अंदर जो इंटरनल डायनेमिक्स चलती है वो हर आत्मा में चलती है। वो इस तरह की चलती है कि उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिले, अगर मौका मिले, तो हमेशा राइट पाथ ही चूज करेगी। उसकी तीव्र इच्छा होती है कि वो गलत रास्ते से सही रास्ते पे आए। अब देखिए 6 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट तो यह है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इटर्नल है, कभी जलती कटती मरती नहीं है। दूसरा पॉइंट है आत्मा का ओरिजिनल नेचर जो है लवफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, प्योर। तीसरा है
कि आत्मा को जो अपना ओरिजिनल नेचर है वो अच्छा लगता है, जबकि शरीर के फिजिकल अपीयरेंस में ये बात नहीं है। आपको नहीं पसंद है तो आप डेंटिस्ट के पास चले जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, या फिर ब्यूटी पार्लर जाओगे, कुछ करोगे, लेकिन आत्मा को अपना जो ओरिजिनल नेचर है जो कभी चेंज नहीं होता है वो उसको अच्छा लगता है। चौथा पॉइंट है, आत्मा की बुद्धि जो है एक्यूरेट काम करती है। कई लोग इस बात के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है, बहुत बार गलत निर्णय होते हैं। हमने तो ये कहा कि बुद्धि एक्यूरेट काम करती है। ये ठीक उस तरह से है जैसे कंप्यूटर में अगर डेटा और प्रोग्राम दोनों ही गलत हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। तो आप कंप्यूटर को दोष दोगे क्या? नहीं ना। तो आत्मा की बुद्धि ठीक कंप्यूटर की तरह काम कर रही है। जो उसको ज्ञान है, जो उसका अनुभव है, उसके आधार से वो निर्णय ले रही है। अगर वो सही कर दिया जाए तो इंटेलेक्ट तो हमेशा एक्यूरेट काम कर ही रहा है। एक्यूरेट इंटेलेक्ट काम करती है, ये बड़ी खूबसूरती है। फिर पांचवा पॉइंट है कि हर आत्मा अपनी छवि जो समाज में दिखाना चाहती है वो बहुत अच्छे दिखाना चाहती है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबका भला करने वाला हूँ, मैं काइंड हार्टेड हूँ। कोई अपने आप को चोर या डाकू कह के इमेज नहीं प्रोजेक्ट करना चाहेगा, कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। और छठा पॉइंट है, हम सबको, हर आत्मा को शेयरिंग में खुशी होती है, देने में खुशी होती है, लेने में इतनी नहीं होती है। अब ये जो 6 पॉइंट हमने आपको बताया आत्मा की खूबसूरती के, यही डिफाइन करता है लॉ ऑफ इटर्नल सोल। इटर्नल सोल का जो लॉ है वो ये है कि आत्मा को अगर मौका मिले तो वो अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे ही आने का पुरुषार्थ करेगी, मेहनत करेगी। इसके लिए हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान देने की जरूरत है, नॉलेज देने की जरूरत है। वो आत्मा अपने आप ही सही रास्ते को अपनाना चाहेगी। अब थर्ड डायमेंशन हमने शरीर का, हम फिर से यहाँ कंपेयर कर रहे हैं आत्मा के साथ। तो हमने कहा कि हमारा सोच, हमारा बोल, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए जिससे कि हमारी ओरिजिनल स्टेट जो है लवफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल सदा बनी रहे। और राजयोग जो है ये आपको प्रोसीजर, सिस्टमेटिक प्रोसीजर बताएगा इसको अचीव करने के लिए। तो अब फिर से हम आ गए इस चित्र के ऊपर जो कि हमारा कंप्लीट करेगा कि जो अंडरस्टैंडिंग है शरीर के कंपैरिजन में, आत्मा की कंपैरिजन में, पहला तो ये मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों का है। इसको हमने बड़ी अच्छी तरह से समझा, इस मॉडल को हमने समझा। हमने फिर ये देखा कि ये भी फिजिकल अपीयरेंस की ब्यूटी क्या होती है ना। अगर हमको अच्छा नहीं लगेगा हम कुछ भी करेंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे। और यहाँ पे आत्मा की खूबसूरती क्या है कि वो लॉ ऑफ इटर्नल लॉ फॉर सोल, लॉ ऑफ इटर्नल सोल, उसका क्या है कि हर आत्मा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो सही रास्ते पे आए। और यहाँ पे तीसरा जो है, ये तो हमने अपने स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ में पढ़ के हम वो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं कि उस प्रोफेशन में, उस डोमेन में मेरा चिंतन कैसा होना चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरा एक्शन, कर्म कैसे होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है मेरे सोच कैसा हो, मेरे शब्द कैसे हो, मेरा कर्म कैसा हो, जिससे कि हम इस अवस्था को सदा कांस्टेंट बनाए रखें। और ये हम राजयोग में सीखेंगे। थैंक यू।